दिशा में दौड़ी दिल्ली से टनकपुर जा रहे जनशताब्दी एक्सप्रेस। छोटे छोटे पत्थरों ने बचाया बड़ा हादसा। लापरवाही में गार्ड समेत 3 लोग सस्पेंड। हरिद्वार कुंभ में असुविधाओं को लेकर साधुओं ने की सीएम से मुलाकात। सुविधाओं को लेकर किन्नर अखाड़े में भारी नाराजगी। लड़कियों की आधुनिकता पर सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान। बोले, घुटने पर फटी जींस पहनकर लड़कियां समाज को क्या दे रही हैं मैसेज। हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन में शाही स्नान के दौरान साइकिल पर दिखेगी पुलिस। अधिकारियों ने खुद साइकिल चलाकर लोगों को किया जागरूक। बद्रीनाथ को स्मार्ट हिल टाउन बनाने में सहयोग करेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का केदारनाथ ट्रस्ट से हुआ समझौता। कार्यों में आएगी तेजी। पर्यावरण को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त। केंद्र में हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या उठाए कदम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयान से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल महिलाएं फटी जींस पहनकर चल रही हैं। क्या ये सही है? ये कैसे संस्कार है? मंगलवार को एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्कशॉप में बोलते हुए मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रावत ने कहा कि इसे माता पिता अपने बच्चों के लिए खराब उदाहरण पेश करते हैं। पेश है कुछ तस्वीरें। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? नीचे तक लोगों में जन जागरूकता, अवेयरनेस, यह लाना जरूरी है। हमने कार्यक्रम किया, लेकिन उसके बाद नीचे तक नहीं पहुंचे, वहां तक हमारी बात नहीं गई, तो कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। लेकिन मुझे विश्वास है कि उषा नेगी जी ऐसे संघर्षशील, ऐसा इनका व्यक्तित्व आंदोलन से निकल कर आई हैं और विभिन्न संस्थाएं और सामाजिक उसमें भी आप शरीक रहती हैं। आज ये जिस तरह का भौतिकवाद की चकाचौंध में आज का यहाँ का नौजवान, और नौजवान ही नहीं तो युवतियां भी भाग रही हैं उस होड़ में, उस दौड़ में, और जो उन्होंने देखा वही करने लगते हैं। जो सुना, जो देखा, तो जो आजकल यहाँ टीवी हमारे सामने आ गया है, फोन हाथ में हो गए बच्चों के, उसका एक परिणाम है, दुष्परिणाम भी है, अच्छा भी है, दोनों है। लेकिन उसको गाइडेंस देना, परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, स्कूल से नहीं होने वाला है। स्कूल में बच्चा 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा रहता है, बाकी शेष अधिकतम घंटे माँ बाप के पास बिताता है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार से तीरथ मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभाग में बदलाव नहीं किए गए हैं। विभागों में तीरथ के राज्य में बंशीधर भगत को मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद विधायी एवं संसदीय कार्य और खाद्य विभाग आवंटित किया गया है। इसके साथ ही आवास, सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी भी बंशीधर के कंधों पर सौंपी गई है।
देखिए, टीम अपनी पूरी गति से काम करेगी और अपने अपने विभागों में शायद आज जिस तरह की वो बैठकें लेंगे और इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे हमको करना है, यही सबका उद्देश्य रहेगा। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के दौरान बड़कोट नगर पालिका में पेयजल की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बड़कोट नगर पालिका परिषद में लगभग 25 से 30 हजार की आबादी वाला शहर है। सरकार समय रहते यदि पानी का सही उपाय नहीं करती है तो जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जहां नए सीएम ने पदभार ग्रहण किया था तो वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया था। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री बिशन सिंह चौफाल सिंह ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें जल स्रोतों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में समस्या अधिक है तो वहां टैंकर के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। जल जीवन को लेकर जो प्रयास किए जाएंगे उन प्रयासों के द्वारा पानी की हर समस्या को दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी काम नहीं करेगा उस अधिकारी को फील्ड से हटाकर ऑफिस में बाबू का काम दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से जूझने के लिए करीब 100 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और वो मुख्यमंत्री इस बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बाद में सभी जल स्रोतों से वह बढ़ोतरी करेंगे। बिल्कुल, वो विषय भी आया था अभी मीटिंग में, अभी 4 बजे करके मंसूरी जैसे जगह पर पानी की जो है कोई भी जो भी प्रस्तावित योजना है वो रुकेगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार से जो पैसा भी हमने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, केवल एक कमी हमारे पास है अभी स्टाफ की। स्टाफ के कमी के कारण थोड़ा सा विलंब हो रहा है। अभी 4 बजे जो समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि जो हमारे पास जेई जो अवर भिन्नता की कमी है उनकी कैसे भी संविदा के आधार पर जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोक सेवा आयोग से आने में समय लगेगा, जहाँ से जिस माध्यम से भी कोई आउट एजेंसी के माध्यम से जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी कम से कम 100 जेयू की अभी हमने तत्काल जरूरत है। और अब खबर देहरादून से, जहां पर सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे मेहरबान सिंह विश्व को हटाकर आईएएस रणवीर सिंह चौहान को सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसका मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिए गए थे। जिसके बाद आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने बुधवार को सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाली। आपको बता दें कि परिवहन निगम जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे रणवीर सिंह चौहान पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं सूचना और लोक संपर्क विभाग पहुंचकर पदभार ग्रहण करने के बाद महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है या फिर जो पॉलिसी बनाई जाती है उसकी सही सूचना जनता तक पहुंचाई जा सके, ताकि सरकार की मेहनत का लाभ आम जनता उठा सके। प्राथमिकता यह है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार जनता के लिए करती है, संचालित करती है, या जो पॉलिसी बनती है उसको जनता तक सही सूचना उसके बारे में पहुंचे, ताकि जनता उससे जो सरकार की मेहनत है उन पॉलिसीज को बनाने में, उन कार्यक्रमों को बनाने में उसका लाभ उठा सके। यही प्राथमिकता रहेगी। खबर लुड़की के लंढोरा से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत भैंसा बुग्गी पर सवार थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे घंटों तक लंढोरा मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। और वहीं हरीश रावत ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा की नाकामियों के चलते आज सभी वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। जहां एक तरफ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है तो वहीं किसान को उसके गन्ने का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ये जो किसानों का दमन किया जा रहा है, जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं और खेती और किसानी को बर्बाद किया जा रहा है,
उसके खिलाफ है। इसीलिए इसका नाम हमने किसान संकल्प यात्रा रखा है। दाल और दूसरे खाने की चीज़ों के दामों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें गरीब का, आम आदमी का, निम्न मध्यम वर्ग का सबका बजट चौपट कर दिया है, सबकी कमर तोड़ दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हमारे पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को उनकी 32वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा जी अपने नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों पर हमेशा अडिग रहे। उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी ने अपनी संस्कृति, बोली और भाषा से बेहद प्यार और लगाव था। वह सच्चे राजनेता, समाज सेवी और पहाड़ के हितों के लिए सोचने वाले व्यक्ति थे। उनके विचार हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और देते रहेंगे। आपको बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र में कई वरिष्ठ पदों पर भी तैनात रह चुके थे। हेमवती नंदन बहुगुणा जी पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनके चरणों में हम लोग प्रणाम करने आए हैं। और जिस तरह का बहुगुणा जी का एक इतिहास रहा है, उनका जो काम और उनकी कार्यशैली एक किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, केंद्र में कई बार वरिष्ठ मंत्री और गढ़वाल का से भी सांसद, और वो समय था, वो दौर था जब एक तरफ पूरी तरह इंदिरा गांधी के सारे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर के आपका उत्तर, सभी लोग यहाँ उस समय जुटे थे और एक तरफ हेमवती नंदन बहुगुणा था। खबर देहरादून से, जहां हेमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 32वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय बहुगुणा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वह जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान धस्माना ने स्वर्गीय एचएन बहुगुणा को एक दूरदृष्टि वाला, सच्चा, धर्म निरपेक्ष नेता बताया। उन्होंने कहा कि बहुगुणा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का मिश्रण था। उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी ने पूरे जीवन कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे वो स्वतंत्रता का दौर रहा हो या आजाद भारत में राजनीति का उनका सफर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के बाद ऐसे कद के नेता जिनका व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के उधनी थे कि वो जब किसानों के बीच में जाते थे ऐसा लगता था कोई किसान बोल रहा है, वैज्ञानिकों के बीच में जाते थे ऐसा लगता था कोई वैज्ञानिक बोल रहा है, वो अर्थशास्त्रियों के बीच में जाते थे ऐसा लगता था देश का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बोल रहा है। ऐसे विद्वान नेता और सबको साथ लेने की क्षमता, उनका रंग ढंग, उनके अंदर सुभाष वाला संघर्ष का जज्बा था और महात्मा गांधी वाला देश को, सारे लोगों को साथ लेकर के चलने वाली क्षमता उनके अंदर थी। उत्तराखंड के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से
निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर सितारगंज से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 32वीं पुण्यतिथि सितारगंज माननीय लोकप्रिय विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास पर मनाई गई। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा तथा उनके समर्थकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दादाजी ने कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लंबा समय बिताया, लेकिन कांग्रेस के विचारों से विचार न मिलने पर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। मुझे दादाजी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है सितारगंज में और पूरे प्रदेश में आज बनाई गई है। आज देहरादून में भी माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी ने उनके प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण किया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको मालूम है हेमवती नंदन बहुगुणा जी एक उत्तराखंड के जैसे कहते हैं गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, और एक बहुत छोटे गाँव पौड़ी से भुवानी से वो आते हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की नहीं सिर्फ पूरे राज्य की पूरे विश्व की राजनीति में अपना नाम कमाया। स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, देश की आज़ादी में बहुत बहुत अहम भूमिका उन्होंने अपना तिहाड़ जेल में रहे, सालों जेल में रहे। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर खाद्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा नगर निगम रुद्रपुर की सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान समिति के सदस्य सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण सहित खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। इसके अलावा रुद्रपुर ब्लॉक क्षेत्र में अंत्योदय राशन कार्ड की समीक्षा भी की गई। आज आयोग के द्वारा रुद्रपुर नगर निगम की सतर्कता समिति की एक बैठक की गई और उस बैठक में जनता से संबंधित जो भी विषय आए उनको सुना गया और भविष्य में किस तरह काम करेगी सतर्कता समिति उसके निर्देश दिए गए। हमने जुलाई में और उसके बाद भी रिमाइंडर सभी जिलाधिकारियों को भेजे हैं पूरे प्रदेश में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में आवासीय नक्शा पास कर होटल निर्माण करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण व सरकार सहित 7 होटल मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 अप्रैल की तिथि को नियत किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अजीत चौहान ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि 2005 में हरिद्वार के गायत्री विहार में आवासीय कॉलोनी स्वीकृत हुई, जिसमें प्लॉटिंग कर रसूखदारों द्वारा नियमों को दरकिनार 7 होटलों का निर्माण कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने नियम विरुद्ध किए गए अवैध होटलों को ध्वस्त करने की मांग करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। निवासी अजीत कुमार चौहान ने इस विषय पे एक याचिका दायर की है कि कैसे एचआरडीए और सरकार के नाक के तले भूमाफिया लोग हरिद्वार की आवासीय कॉलोनियों में प्लॉट लेकर पहले उसमें जो है एचआरडीए से नक्शा पास करा लेते हैं आवासीय, और उसके बाद उस पर कॉमर्शियल निर्माण करना शुरू कर देते हैं, जिसकी उसने अनेकों बार शिकायत की। एचआरडीए में सील लगी, सील होने के बावजूद भी एचआरडीए के अधिकारियों ने उन लोगों को काम करने दिया। वो 2019 में जिन आवासीय निर्माणों का जो है भूमाफियाओं ने आरंभ किया था, वो आज की तारीख में 7 होटलों में परिवर्तित हो गए हैं और ये स्थान है हरिद्वार में गायत्री विहार भूपतवाला हरिद्वार के पास। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रिजर्व शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर को डी नोटिफाइड करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सदस्य सचिव राज्य वन्य जीव बोर्ड व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। आपको बता दें कि देहरादून निवासी रेणुपाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 24 नवंबर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार करने के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाइड किया गया था और इस नोटिफिकेशन को याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई थी। द्वारा जो जनहित याचिका आयोजित की गई है माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें चैलेंज किया गया है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का जिस तरीके से डी नोटिफिकेशन किया है राज्य सरकार ने राज्य वन्य जीव बोर्ड की संस्तुति पर, और पहले ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश राज्य सरकार के डी नोटिफिकेशन और राज्य वन्य जीव बोर्ड की संस्तुति पर पारित कर दिए गए हैं। आज जो मामला लगा था वो लगा था पर्सनल अपीयरेंस पे। JS सुहाग साहब जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं और जो मेंबर सेक्रेटरी हैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, जिसको हेड करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनका आज पर्सनल अपीयरेंस हुआ ऑनरेबल कोर्ट में एंड वो कोर्ट से रूबरू हुए। उनसे माननीय उच्च न्यायालय ने कई सवाल पूछे, जिनमें से एक यह भी था कि जिन अधिकारियों को और संस्थानों को जो है हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, अगर वही वाइल्ड लाइफ के दमन में लग जाएंगे तो कैसे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर पाएंगे। और यह भी पूछा कि क्यों ना एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन प्रस्तावित है वो वन भूमि को सुरक्षित रखते हुए किसी और जगह किया जाए, किसी और तरीके से किया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राजाजी नेशनल पार्क में वन गुजरों को हटाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका में वन गुजरों के संवैधानिक अधिकारों के मामले में गठित कमेटी ने अपना जवाब पेश किया है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को निर्देश देते हुए सचिव और DM स्तर के अधिकारियों की नई कमेटी का गठन करने को कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के अर्जुन कसाना ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार में वन गुजरों की जंगलों से हटा रही है और राजाजी पार्क को 1610 तक हटाया जाना, जबकि इन वन गुजरों के जंगल पर अधिकार है। कोर्ट ने 17 अगस्त को इसमें एक कमेटी बनाने के लिए गवर्नमेंट को कहा था जो इस सारे इश्यूज़ को बड़े लेवल पे देखे। उसके बाद जब कमेटी बनाई तो कमेटी में उन्होंने कोई भी मेंबर कॉम्पिटेंट नहीं रखा जो कि डिसाइड करे। कमेटी ने बोला हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं। तो कोर्ट ने बोला कि आप कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हैं,
आपको 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन आपने कुछ रिपोर्ट नहीं दी और कोई भी मेंबर ऐसा कॉम्पिटेंट नहीं रखा। तो आज कोर्ट ने बोला है कि आपको सेक्रेटरी लेवल, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और डीएमपी इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां लखनऊ के वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका के खिलाफ मुस्लिम समुदाय एकजुट हो गया है। बता दें कि वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक किताब कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने के लिए याचिका दायर की थी। मौलाना जाहिद रिजवी ने कहा कि कुरान शरीफ के साथ खिलवाड़ मुस्लिम समुदाय हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सभी फिक्रे के मुसलमान कुरान पाक पर ईमान रखते हैं और उसके अनुसार जीवन गुजारने की कोशिश करते हैं। वसीम रिजवी ने झूठा बयान देकर इस्लाम को बर्दाश्त करने की कोशिश की है और लोगों ने कहा है कि वसीम रिजवी जल्द माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।